तो देखो भाई, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है ना। तो पार्ट बाय पार्ट इसमें ए बी सी डी ई कई पार्ट हैं, तो थोड़ा समय लगने वाला है सॉल्व करने में, आराम से देखेंगे। टू फ्रेंड्स ए एंड बी ईच वेइंग 40 kg आर सिटिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेटफॉर्म सम डिस्टेंस डी अपार्ट। तो यहाँ पर दो आदमी हैं, दोस्त हैं दोनों, ये ए है और ये बी है। दोनों एक प्लेटफॉर्म में बैठे हैं, स्मूथ प्लेटफॉर्म। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी दिया हुआ है। दोनों का जो मास है वो 40 kg है, ठीक है। और एक बॉल है, अ बॉल ऑफ मास 4 kg ऑन द प्लेटफॉर्म, मतलब ए रोल्स अ बॉल ऑफ मास 4 kg ऑन द प्लेटफॉर्म टूवर्ड्स बी, ठीक है, विच बी कैचेस। मतलब यहाँ पर एक बॉल दे रखी है जो पहले ए के पास थी, और ये ए क्या कर रहा है, इसको थ्रो कर रहा है और बी उसको पकड़ ले रहा है, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, देन देखो विच बी कैचेस, मतलब जैसे ए थ्रो किया, बी पकड़ लिया, उसके बाद क्या हो रहा है, बी फिर से उसको ए की तरफ थ्रो कर रहा है। बी रोल द बॉल टूवर्ड ए एंड ए कैचेस, ठीक है। तो फिर अब बी जो है, पहले बॉल यहाँ पर आई होगी, बी पकड़ लिया, फिर बॉल को फिर से बी फेंक दिया, तो फिर ए पकड़ लेगा। इस टाइप का कुछ कहानी चलती है ना। तो फर्स्ट पार्ट अगर इसका पढ़ेंगे अपन, पार्ट ए, ये एक लाइन और लिखी हुई है, द बॉल कीप्स मूविंग बैक एंड फोर्थ बिटवीन ए एंड बी, तो वो तो ठीक है। तो अब एक चीज़, एक लाइन यहाँ पर और लिखी हुई है कि द बॉल हैज़ अ फिक्स स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड ऑन द प्लेटफॉर्म। तो ए और बी जैसे भी फेंके बॉल को, जो बॉल है उसकी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्पीड हमेशा 5 मीटर पर सेकेंड ही है। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब देखो भाई, क्वेश्चन में सबसे पहले अपन पार्ट ए को देखते हैं। क्या लिखा है, फाइंड द स्पीड ऑफ ए आफ्टर ही रोल्स द बॉल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये तो सिंपल है, बोला है कि भाई ए जब बॉल को पहली बार फेंका 5 मीटर पर सेकेंड से, तो उसकी स्पीड क्या होगी, रिकॉइल स्पीड होगी, सिंपल सी बात है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन कर देंगे, क्या आएगा, मोमेंट मास ऑफ ए इंटू वेलोसिटी भी मान लेता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू मास ऑफ बॉल जो कि 5 किलो है, नहीं कितना किलो है भाई, 4 किलो है ना, हाँ 4 इंटू वेलोसिटी 5। वेलोसिटी तो हमेशा फिक्स है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 5, तो इससे v की वैल्यू आ गई 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सॉल्व हो गया, और ये बहुत ईजी है, तो इसको छोड़ो, मिटा दो। आगे देखो, तो ये खत्म। फाइंड द स्पीड ऑफ ए आफ्टर ही कैचेज द बॉल फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ए जो है वो कैच कर रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम, तो क्या हुआ होगा भाई, पहले तो ए थ्रो किया, फिर बी कैच किया, फिर जब बी थ्रो किया तब जाके ए फर्स्ट टाइम कैच कर रहा है। तो यहाँ पर हुआ क्या कि जब वो फर्स्ट टाइम कैच कर रहा है, अब जैसे कैच करने से जस्ट पहले की सिचुएशन क्या रही होगी, कैच करने से जस्ट पहले ए जो है वो 0.5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था जब वो थ्रो किया फर्स्ट टाइम, तो उसके बाद उसकी रिकॉइल स्पीड आ गई 0.5 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद बॉल आ रही है कितनी स्पीड से, 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो ये बॉल को क्या करेगा, कैच करेगा, और कैच करने के बाद इसकी स्पीड क्या है। अब ये समझो कि ये जो कैच है, दिस इज़ द फर्स्ट कैच बाय ए, है ना। तो सिंपली मोमेंटम कंजर्वेशन भाई, ये इनिशियली सिचुएशन है, बाद में ये बॉल को जब कैच कर लेगा तो इनकी कॉमन वेलोसिटी कुछ भी मान लेता हूँ, वी डैश मान लेता हूँ। इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, 0.5 इंटू 40 प्लस 5 इंटू 4 इज इक्वल टू कंबाइंड मास बॉल और आदमी का कितना हो गया, 44, और वेलोसिटी को वी डैश मानो तो कितना आ गया, 0.5 इंटू 40 20, और ये भी 20, तो 20 बाय 44, सॉरी 20 और 20 40 हो जाएगा, तो 40 बाय 44, ये आ गया वैल्यू, तो ये आ गया 10 बाय 11 मीटर पर सेकेंड। ये भी बहुत ईजी है ना। पार्ट बी भी मैं बोलता हूँ कि काफ़ी ईजी है, इसको भी मिटा देते हैं अपन। ये मतलब ये सबसे बन गया होगा मेरे हिसाब से तो, लेकिन अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो भैया पूरा करना पड़ेगा, है ना, सब मिटा देते हैं। अब देखो पार्ट सी है खतरनाक, इसमें दिमाग लगाना पड़ रहा है, मतलब, है ना। कैसे, देखो, फाइंड द स्पीड्स ऑफ ए एंड बी आफ्टर द बॉल हैज़ मेड 5 राउंड ट्रिप एंड इज हेल्ड बाय ए। स्टेटमेंट को समझो, 5 राउंड ट्रिप लगा चुकी है बॉल, और फाइनली बॉल किसके पास है, ए के पास। तो कैसा हुआ होगा, पहले ए, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है,
भाई एक चीज़ और ना, ए और बी ऑब्वियस सी बात है उन लोग दूर जाते जा रहे हैं, क्योंकि उन लोग की रिकॉइल जैसे जैसे उन लोग बॉल को एक दूसरे की तरफ फेंकेंगे उनकी स्पीड बढ़ती जाएगी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो लोग दूर जाते रहेंगे। पर इस बात को मैंने कंसिडरेशन में नहीं लिया है, क्योंकि उससे कोई अपने को लेना देना नहीं, ठीक है ना। तो ए और बी की पोजीशन फिक्स नहीं है, लेकिन बॉल की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फिक्स है। तो पहले राउंड में क्या हुआ होगा, बॉल ऐसे गई, यहाँ पर ए ने बॉल को थ्रो किया और यहाँ पर बी ने बॉल को कैच किया। फिर बी ने क्या किया, बॉल को थ्रो किया, तो यहाँ पर बी ने थ्रो किया और ए ने कैच किया। ये एक राउंड पूरा हुआ है अभी। अगला, फिर ए जो है थ्रो करेगा, बी कैच करेगा, फिर बी थ्रो किया, ए कैच किया, फिर यही कहानी चलेगी। ये 3, ये 4 और ये 5। अब देखो यहाँ टी मतलब थ्रो, सी मतलब कैच, टी सी, थ्रो कैच है ना, थ्रो कैच, थ्रो कैच, थ्रो कैच, थ्रो कैच, थ्रो कैच, थ्रो कैच। यहाँ वाले जितने भी थ्रो और कैच हैं वो ए के हैं, और यहाँ वाले जितने भी थ्रो और कैच हैं वो किसके हैं, बी के हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात समझो, गिनती करें अगर मैं, तो ए ने 1 2 3 4 5 बार थ्रो किया है, और कैच कितने बार किया है, 1 2 3 4 5। तो 5 बार थ्रो और 5 बार कैच करने का मतलब क्या हुआ कि 5 बार उसने बॉल को मोमेंटम, बॉल के साथ क्या हो रहा है, एक थ्रो और कैच के बीच का क्या कहानी है, जब बॉल आई, कैच किया, थ्रो किया, तो इस कैच और थ्रो के प्रोसेस में बॉल को मोमेंटम ट्रांसफ़र कर रहा है कि नहीं वो। भाई आते समय बॉल का मोमेंटम कितना है, 5 × 4, जाते समय कितना है, 5 × 4। 5 क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉल, और 4 क्या है, मास ऑफ बॉल। तो 20 और 20 40 जोड़ा, क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक थ्रो और कैच के साइकिल में 40 kg मीटर पर सेकेंड का मोमेंटम ट्रांसफ़र वो बॉल को कर रहा है, तो बॉल भी उसको उतना ही मोमेंटम ट्रांसफ़र करेगी। यानी कि ए को टोटल कितना मोमेंटम मिला बॉल के द्वारा, 40 × 5, 5 साइकिल है, हर साइकिल में 40, ठीक है। अब ए को ध्यान से देखो, ए फाइनली क्या है, फाइनली बॉल किसके पास है, बॉल ए के पास है। बॉल ए के पास है तो फाइनली ये जो मोमेंटम है कितना, 40 × 5, वो सिर्फ ए को नहीं मिलेगा, वो ए प्लस बॉल सिस्टम को मिलेगा। ये जो मोमेंटम है, ये इन दोनों का, ये जो कंबाइंड है, ए प्लस बॉल, इनका जो कंबाइंड सिस्टम है उनको कितना मोमेंटम मिल रखा है, 40 × 5, ठीक है। अब देख लेते हैं भाई, मोमेंटम कितना है, 40 × 5, और इस सिस्टम का मास कितना है, 44, आदमी प्लस बॉल। उसकी वेलोसिटी को मैं मान लेता हूँ, ठीक है। तो 44 मास हो गया और वेलोसिटी को v मान लेता हूँ, जो कि फाइनल वेलोसिटी। तो कितना आ गया ये हो गया 11, ये हो गया 10, 10 × 5 50, 50/11। तो वेलोसिटी आ गई 50/11 मीटर पर सेकेंड, किसकी, ए की, जो कि फाइनल वेलोसिटी है। अब बी की कहानी अलग है, ठीक है। ये थोड़ी बोर्ड वर्क काफ़ी ख़राब हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। बी को देखो, अब ये बी का है, मतलब 5 थ्रो और 5 कैच बी को भी नसीब में मिला है। तो बी को भी टोटल मोमेंटम कितना मिला होगा, 40 × 5। पर वो मोमेंटम फाइनली बी को अकेले को मिला है, क्योंकि बी के पास बॉल नहीं है। फाइनली क्या हो रहा है, बी अकेला जा रहा है, क्योंकि बॉल तो किसके पास है, ए के पास है। तो ये जो मोमेंटम है कितना, 40 × 5, उसका मास कितना है, 40, वेलोसिटी को मैं v भी मान लेता हूँ। तो मोमेंटम 40 × 5 इज़ द मोमेंटम, और मास इनटू वेलोसिटी, 40 से 40 गया, और वी बी की वैल्यू सिंपली कितनी आ गई, 5 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम बच्चों को मेरे ख्याल से पार्ट सी में ही डाउट आया होगा, ए और बी सबसे मेरे ख्याल से बन गया होगा, है ना। और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है भाई, मेरे को भी काफ़ी सोचना पड़ा था, इन द सेंस मतलब सोचना पड़ा था इन द सेंस, जो ए और बी की वेलोसिटी डिफरेंट आ रही थी। शुरू में मेरे से क्या हुआ कि दोनों की वेलोसिटी में 5 मीटर पर सेकेंड कैलकुलेट कर लिया, फिर वो देखा आंसर गलत है, तो फिर मेरे दिमाग में आया कि हाँ भाई, ए जो है वो तो बॉल के साथ है,
तो मैंने जो प्रोसेस ए बी के साथ किया है वही प्रोसेस ए के साथ किया था, जो कि गलत है, और मेरे ख्याल से मैक्सिमम बच्चों ने यही किया होगा। लेकिन अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि ए और बी की कैलकुलेशन में क्या डिफरेंस है ना। डिफरेंस बस इतना ही है कि भैया ए जो है उसके पास बॉल भी है ना। तो ठीक है, ये हो गया काम सी पार्ट का। अब इसको मैं मिटा देता हूँ पूरे कचरे को। अब फिर से आ जाते हैं क्वेश्चन में। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अभी देखो क्या लिखा हुआ है। ये डी भी बहुत अच्छा है ना, डी भी बहुत अच्छा पार्ट है। हाउ मैनी टाइम्स कैन ए रोल द बॉल? कितनी बार ए जो है वो बॉल को रोल कर सकता है। अब ये कैसा प्रश्न हुआ भाई? ये प्रश्न इतना भी उटपटांग नहीं है, प्रश्न सब बहुत अच्छा है। क्योंकि यार देखो, जैसे जैसे ए और बी बॉल को कैच और थ्रो कर रहे हैं, उनकी स्पीड बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो शुरू में तो दोनों रेस्ट में थे, बाद में उनकी स्पीड बढ़ते गई। बी की तो हम देख रहे हैं कि 5 राउंड के बाद बी की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हो चुकी है। लेकिन जो ए है उसकी वेलोसिटी कितनी है? कितना आया था? 50/11 आया था, है ना। ये उसकी वेलोसिटी 50/11, मतलब दिस इज़ लेस देन 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब बात क्या है ना कि बॉल की मैक्सिमम स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड ही है। तो सोचो, अगर कोई बंदा ए या बी, दोनों ए और बी जो हैं अपने, ये रहा ए और बी, दोनों दूर जा रहे हैं ना, और हर कैच और थ्रो के साइकिल के बाद इनकी स्पीड बढ़ते जा रही है, तो एक समय ऐसा आएगा जब इनकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर चले जाएगी। तब जब मान लो अगर ये बॉल आ रही है, तो बॉल की स्पीड तो 5 मीटर पर सेकेंड ही है, वो तो क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया। लेकिन मान लो इसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, तो अब क्या ये बॉल को कभी ये कैच कर पाएगा? क्या कभी कैच नहीं कर पाएगा। इसीलिए देयर इज़ अ मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम फॉर विच दे कैन थ्रो एंड कैच द बॉल, है ना। ऐसा नहीं कि वो इन्फाइनाइट साइकिल तक चलते जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ, वो दोनों अगर फिक्स होते और बॉल को एक दूसरे के साथ मतलब क्या बोलते हैं उसको, कैच एंड थ्रो खेलते रहते तो बात अलग थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है ना। अब मैं कैलकुलेशन पे आता हूँ। देखो यार, 5 राउंड के बाद क्या देखने को मिला कि जो ए है प्लस बॉल जो है वो जा रहा है 50/11 मीटर पर सेकेंड से, और ये जो है अपना 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। यहाँ ध्यान देना, ए जो है 5 बार थ्रो कर चुका है, 5 बार कैच कर चुका है, और बी भी 5 बार कैच कर चुका है, 5 बार थ्रो कर चुका है। ठीक है, अब मान लो ये थ्रो करता है, ठीक है, तो ये बॉल कितनी स्पीड से जाएगी? बॉल तो 5 मीटर पर सेकेंड से ही जाएगी। अब इसकी जो भी रिकॉइल वेलोसिटी होगी उसको छोड़ो अभी, है ना। अब ये जो 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और ये भी 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो भाई ये दोनों कभी मिलेंगे क्या आपस में? कभी नहीं मिलेंगे, समझ रहे हो। मतलब 6 होता तो खैर बहुत अच्छी बात है, 6 होता तो फिर सवाल ही नहीं है, लेकिन अगर बराबर हो गई ये स्पीड तो भी तो कभी नहीं मिलेंगे ना। इसका मतलब अब ये कैच और थ्रो का सिलसिला ख़त्म हो चुका। ठीक है, और ए ने कितने बार थ्रो किया हुआ है? 5 बार ऑलरेडी कर चुका था, और ये 6वीं बार थ्रो किया है। तो हाउ मैनी टाइम्स ए इज़ एबल टू थ्रो द बॉल? 6। ठीक है ना, पहले तो 5 कर ही चुका है और ये लास्ट टाइम, क्योंकि अब ना बी कभी बॉल को पकड़ पाएगा, ना कभी बी को बॉल को फेंक पाएगा, ना कभी ए उसको दोबारा पकड़ पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पढ़ो, हाउ मैनी टाइम्स ए रोल द बॉल, तो आंसर क्या हो गया? 6। अगर पूछा होता हाउ मैनी टाइम्स बी रोल्स द बॉल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5, क्योंकि 5 टाइम्स तो ऑलरेडी हो चुका था और अब बॉल किसी के हाथ में लगने वाली है नहीं। तो अगर बी पूछा होता तो इसका आंसर क्या हो जाता? 5 हो जाता। आगे, वेयर इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ए प्लस बी प्लस बॉल एट द एंड ऑफ द एन ट्रिप? ये तो देखो बहुत ही सिंपल है भाई, सारे के सारे बॉल थ्रो और कैच कब जब किए जा रहे हैं, तो अगर मैं ए प्लस बी प्लस बॉल को एज अ सिस्टम मानता हूँ, तो सारे के सारे फोर्सेस कैसे हैं? इंटरनल हैं, एक्स डायरेक्शन में। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कोई चेंज आने वाला है नहीं, है ना। तो सेंटर ऑफ मास की जो इनिशियल पोजीशन थी वही फाइनल पोजीशन रहेगी। ठीक है ना, तो इनिशियल पोजीशन क्या थी देख लेते हैं। यहाँ पर ए था, यहाँ पर बी था, और यहाँ पर बॉल थी। ए का मास 40, बॉल का 4,
और बी का 40, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, डी, इसको ओरिजिन मान लेता हूँ, ठीक है। और अगर मेरे को एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है तो कैसे निकालूंगा, m1 में क्या आ जाएगा 44 इंटू 0 प्लस m2 यानी कि 40 इंटू डी डिवाइडेड बाय टोटल मास दैट इज 84। तो कितना आ गया ये 40 डी बाई 84, ये आ गया 10 और ये आ गया 21, तो 10 डी बाय 21। अब ये कैपिटल डी और स्मॉल डी को मैंने इंटरचेंजेबली यूज़ कर दिया, उससे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक बार में अगर नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा ए और बी को तो मत देखना, जहाँ से मैंने सी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया था वहाँ से दोबारा से देख लेना, वीडियो को समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लेना और उसके बाद खुद से सॉल्व करना, आ जाएगा समझ में, है ना। चलो ठीक है, थैंक यू।